अगर मुझसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया में किस मुल्क में ज़्यादा पोटेंशियल है यूथ में, मैं इस बात पे हल्फ कहता हूँ कि मैं तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी मैंने विजिट किया है, हर एक प्रोविंस में मैंने किया है। जिस तरह यूएस में इलेक्शन देखते हैं, डिबेट्स होती है और अवाम पूछते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अगर आज अमेरिका या चाइना या किसी कोई भी मुल्क हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नौजवानों को तो मैं हमेशा चीज़ पे डील करता हूँ, उस पर गाइड करता हूँ कि अभी आपको कोई वो गलत डायरेक्शन ना दे। जी मेरे हाथ में तस्बीह हैं या मैंने ऑस्कर्स पहने हैं, मैंने तो यूएन में अच्छा स्पीच की है, वो होते हैं, वो हर एक लीडर करते हैं। मैं समझता हूँ कि सऊदीया इस वक्त बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेशली कब से? जब ट्रम्प आया जी, ठीक है, जब से ट्रम्प आया तो गलत डायरेक्शन वो चाह रहे हैं कि अब उसमें हम कर रहे हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, वेबिनार्स करवाते हैं, डायलॉग्स करवाते हैं, ठीक है। जैसे हम मुख्तलिफ इदारों में जाके वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ बात करते हैं। और अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट राजिया मुनीर। हमेशा की तरह आज भी हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आज हम बात करेंगे एजाज खान साहब के साथ, जो कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के बानी और चेयरमैन भी हैं। और इनका जो बेसिकली काम है वो नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाना और उनके लिए जो मौके फराहम करना है, ये इस सिलसिले में उनके साथ जो है बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं, काम करते हैं हमारी नौजवान नस्ल के लिए। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। एजाज खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एजाज खान साहब, ये बताइएगा कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, डेफिनेटली आप इसको देख रहे हैं, आप माशाल्लाह से इसको रन कर रहे हैं, माशाल्लाह आपकी काफी एक्टिविटीज हैं, हमने वो भी देखी हैं। वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में जो है एक रिकग्नाइजेशन मिल रही है। तो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है और ये आप किस तरह समझते हैं कि नौजवान नस्ल जो है इस मिशन में अपना किरदार अदा कर सकती है? First of all, thank you so much for inviting me. और Youth Organization Pakistan basically is actively promoting empowerment, leadership, SDG, नेशनल इंटीग्रेशन और ग्लोबल रिलेशन। साथ साथ में हम पीस पे भी काम करते हैं। ठीक है। ये एक रिसर्च थिंक टैंक है और जो काम करते हैं वो रिसर्च बेस पे करते हैं। ठीक है। और वो नौजवानों का वो तहरीक बन चुकी है जो 64% यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पाकिस्तान में जो नौजवान है, जो हम समझते हैं कि एक बैकबोन है एक नेशन का, एक पाकिस्तान का, जो 64% यूथ को रिप्रेजेंट करना, इनको एम्पावर करना, इनको एक डायरेक्शन देना, एक विजन देना, एक ख्वाब दिखाना कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन इस पाकिस्तान में, ठीक है, कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान उनको एक विजन देते हैं, उनको एक डायरेक्शन देते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, उनको एक सोच देते हैं। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बेसिकली तो क्रॉस द पाकिस्तान काम कर रहे हैं, जो हर एक प्रोविंस में। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी पाकिस्तान में गिलगित से लेकर कश्मीर, सिंध और पंजाब और इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में सब में वहाँ पे बॉडीज मौजूद है और एक्टिवली काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में आज के दौर में पाकिस्तान नौजवान नस्ल को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और आपके पास उसके क्या जो है आपके पास उसका क्या हल है? एग्जैक्टली सबसे पहले तो हम एजुकेशन सिस्टम को देखें ना, क्योंकि हम जो ज्यादातर डिपेंड होते हैं अपनी डिग्री पे। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मैं भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हूँ और मुझे भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ याद है कि जो हमें पढ़ाया जाता था और हमें बस वही एग्जाम, वही पढ़ाई, हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो इस पर हम फोकस नहीं करते थे। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ से पता था कि आपने अपनी डिग्री के साथ साथ अगर आपने कुछ सीखना है तो एक्स्ट्रा आपकी जो स्किल है वो कम आएंगे। ठीक है। तो जब हमने बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए रखी कि जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे आके पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की जो स्टेट होल्डर्स है उनको पॉलिसी रिकमेंडेशन करें। यानी हम पॉलिसी जो हम बेसिकली जो एडवोकेसी करते हैं, ठीक है, यूथ की एडवोकेसी करते हैं, वो थ्रू पॉलिसीज करते हैं। तो हमारी जो डिबेट होती है यूथ की, अब यहाँ पे हम जितनी भी हम स्टडी सर्कल्स करते हैं या सेमिनार्स करते हैं या डिस्कशंस करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे नौजवान आते हैं और नौजवान अपनी थॉट्स वहाँ पे शेयर करते हैं। और वो थॉट्स हमने उनको आज़ादी दी है कि आप यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे, वहाँ पे हम उनको लिखेंगे, उनकी पॉलिसी शक्ल में
गवर्नमेंट के उसमें पेश करेंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोविंस है, आप जिस प्रोविंसेस भी हैं, हम वहाँ पे जाके गवर्नमेंट को पेश करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई यूथ, जैसे हम चाह रहे हैं कि यूथ की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी, राइट। तो इस पे हम पार्लियामेंट्री सेशंस करवाते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट करवाते हैं। वहाँ पे नौजवान आते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, वहाँ पे अपनी चीजें शेयर करते हैं। तो उस चीजों को हमारी जो रिसर्च टीम है वहाँ पे वो उनसे पॉलिसीज बनाते हैं और वो आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। जस्ट मैं एक चीज और यहाँ पे मेंशन करूंगा, जैसे करंट गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, तो वहां पे क्या है कि हमने अभी जो पॉलिसी ड्राफ्ट करनी है फिर गवर्नमेंट को देनी है, वो एम्प्लॉयमेंट पे, एनवायरमेंटल इश्यूज पे, ठीक है, और एजुकेशन पे, कि हमारे जो नौजवान है 64% यूथ है, वो ऐसे क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बेरोजगार हैं। साथ साथ में जो होटल्स में काम कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जो नौजवान है जो एजुकेशन से रह गए, अब उन पे भी हमारे पॉलिसी स्टार्ट है। यानी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली दफा ये पॉलिसी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं कि हम जाके रेस्टोरेंट में जाके, होटल्स में जाके जो नौजवान है उनको एम्पावर करें कि वो भी एजुकेशन की तरफ। इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज पे हम देखें, क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा इशू है, उन पे हम रिसर्च कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे यूथ की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब चैलेंजेस को क्या है, वो उनका जो आवाज पहुंचाना है गवर्नमेंट तक या स्टेट होल्डर्स तक, वो वाईपी करवा रहे हैं। वाईपी बेसिकली जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्टेट और जो यूथ है, और वो डिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं। एक टेबल पे बैठ के वो मुज़ाकरात करें, बात करें। एग्जैक्टली, वो नेगोशिएशन पे बिलीव करते हैं। हम यूथ एक पढ़ा लिखा कौम है और मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया में किस मुल्क में ज्यादा पोटेंशियल है यूथ में, मैं इस बात पे हल्फ कहता हूँ कि मैं तकरीबन 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी मैंने विजिट किया है, हर एक प्रोविंस में मैंने किया है, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर जो पोटेंशियल है ना, मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखा। Such a nice compliment. Exactly, मैंने गिलगित देखा, मैंने कश्मीर देखा, मैंने कीपे देखा, मैंने सिंध की नौजवान देखे। कमाल है वो जो एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो पॉलिसीज में इन्वॉल्व है, वो एनवायरमेंटल इश्यूज में इन्वॉल्व है। वो चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हम काम करें। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अब चाहिए कि वो ज्यादातर जो पॉलिसीज हैं वो यूथ पे फोकस करे। यूथ ही आपका हल है जो आपका मुल्क को आगे ले जा सकता है। ठीक है, बेसिकली आप गवर्नमेंट और जो सिटीजन हैं उनके दरमियान आप जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसको खत्म करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन, जो कहते हैं मैं पंजाबी हूँ, जो कहते हैं मैं पठान हूँ, जो कहते हैं मैं गिलगित हूँ, वाईओपी इस चीज पे बिलीव नहीं, क्लासिफिकेशन खत्म होनी चाहिए। खत्म है, बल्कि खत्म है हमारे नौजवान। मैं बिलीव करता हूँ कि आज पठान कहते हैं कि हमें पंजाबियों के साथ काम करने, पंजाबी कहते हैं हम गिलगित के साथ करें। ऐसी कौम बनेगी तो फिर यहाँ पे ना तो कोई चैलेंजेस होंगे और हर यूथ, हर यंग जनरेशन वो बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। यही मुल्क है आपका और यही आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, आप सियासी तज्जियाकार भी हैं और उसके साथ साथ आप पॉलिसी एडवोकेट भी हैं, जैसे अभी आपने सारी बात भी की पॉलिसीज के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासत और नौजवान क़यादत के दरमियान ताल्लुक है वो कैसे बदला है और आप किस तरह इस तब्दीली को देखते हैं? वो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस चीज में बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे ना एक कल्चर बन चुका है कि हम एक ही लीडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, या तो एथनिक ग्रुप पे करते हैं, या तो ये करते हैं कि जी ये मेरा सिंधी है, या कहते हैं या मेरा पठान है, और या किसी की इतनी कंट्रीब्यूशन या उनको फॉरेन पॉलिसी हम नहीं देखते। जिस तरह यूएस में इलेक्शन देखते हैं, डिबेट्स होती है और अवाम पूछते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अगर आज अमेरिका या चाइना या किसी भी कोई भी मुल्क हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया भी हमारे से आजकल स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा कि इंडिया भी आजकल हमसे स्ट्रांग है। हाँ, क्योंकि यू रियली बिलीव इन दिस? अभी जो रिसेंटली सिचुएशन फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी नौजवान भी जिस लीडर को भी वोट देते हैं उनसे पूछे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी पूरे मुल्क पे इम्पैक्ट है, उनकी इकोनॉमी पे, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम पे, उनकी पूरी स्ट्रक्चर पे अगर देखें तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इतनी कल्ट पर्सनैलिटी बन चुके हैं, अगर एक लीडर को फॉलो करते हैं और अंदर फॉलो करते हैं, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। पहले आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए, आपकी इतनी क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, जाके लीडर से पूछो कि आपकी विजन में, फॉरेन पॉलिसी में ये आप किसके साथ कौन सी ब्लॉक में जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसमें पाकिस्तान की क्या इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। तो नौजवानों को तो मैं हमेशा इस चीज पे डील करता हूँ, उस पर गाइड करता हूँ कि अभी आपको कोई वो गलत डायरेक्शन ना दे। जी मेरे हाथ में तस्बीह हैं या मैंने वस्कट्स पहने हैं, मैंने तो यूएन में अच्छा स्पीच की है, वो होते हैं, वो हर एक लीडर करते हैं। ठीक है, वो शहबाज को, शरीफ को देखे, इमरान खान साहब को या जरदारी सब करते हैं, लेकिन नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान मेरे ख्याल से वो है जो अपनी लीडर से सवाल पूछे, और जो सवाल पूछता
पूछता है वो बड़ा अजीम इंसान होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज बहुत जरूरी। तो सवाल पूछने के लिए रास्ते किस तरह से निकालें? आपको पता है कि इतना आसान भी नहीं है किसी से सवाल करना, स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर बात की जाए तो। बिल्कुल, तो मैं तो समझता हूँ कि वो जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, वो एक डायनेमिक्स है, वो चेंज हो चुका है। आपके पास सोशल मीडिया पावर है। सोशल मीडिया हीरो से आप जीरो बन सकते हैं और जीरो से आप हीरो बन सकते हैं। आप खुद इसको देख रही हैं कि जब भी आप कोई ट्रेंडिंग चलाते हैं ट्विटर पे स्पेशली या सोशल मीडिया पे किसी के अगेंस्ट या किसी की पॉलिसी अगेंस्ट, वो डायरेक्ट यूटर्न लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आता है। और यूथ को एटलीस्ट आपके पास वोट का तो हक है ना। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आवाज नहीं पहुंच रही, आप बेशक अपना सोच तब्दील करे, अपना नजरिया तब्दील करे, उस पर काम करे, सवाल पूछने से सीखे। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी सवाल बहुत दुरुस्त है, मैं बैकवर्ड इलाके पे भी जाता हूँ जैसे फाटा जैसे वगैरह, बिल्कुल ऐसी बात है। मेरा इशारा मैं समझता हूँ कि वोट तो है ना आपके पास, वोट के जरिए आप शिकस्त दें उनको। अगर आप उनको सामने उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो वोट तो आपके पास है, सोशल मीडिया यूज करें उनको। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अपनी जाती जिंदगी में जो नौजवान नस्ल है उसको किस तरीके से मुतासिर करते हैं? कोई आपका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इस हवाले से हो तो वो शेयर करना चाहें आप। एग्जैक्टली और मुझसे काफी मेंबर्स ये भी पूछते अपनी टीम के, और मेरी टीम में आपको पता है शायद इस वक्त मेरी टीम में 15,000 से ज्यादा लोग हैं। Very nice. ठीक है, वो मेरे साथ एंगेज करें अक्रॉस द पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं परसों इस्लामाबाद में था, तो इसमें टीम मीटिंग में बैठा तो उसने यही सवाल पूछा, तो आज आपने यही पूछा, तो मैं समझता हूँ कि अब जवाब देना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये सवाल बहुत अहम है तो बहुत, क्योंकि 5 साल में मैंने किसी को ना किसी ने पूछा और ना मैंने कहीं जवाब दिया, तो आज मैं समझता हूँ कि मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें मैं करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ 5 सालों से, ये मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में देखे हैं, मैंने कॉलेजेस में देखे हैं। मेरे तकरीबन 15 से ज्यादा साल हो गए कि मैं अपने घर से बाहर रहता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं घर से बाहर रहता हूँ, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, तो वो चीजें मैंने फेस किया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है या कोई अच्छी से इदारे के बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पे काम करना, आपके लिए यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इस चीज को इस कल्चर को खत्म कर रहे हैं। मैंने पहले अपने आप को साबित किया, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने सड़कों में आके स्ट्रगल करके इस हद तक पहुंच गया कि मेरी आवाज पाकिस्तान के हर नौजवान तक पहुंचती है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इंडिविजुअली नौजवान को लीड करूं, उनको गाइड करूं कि आपको बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, आपकी सोच बड़ी है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकर्स है, आप सोच सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप चीजों को शेयर कर सकते हैं, तो आपसे बड़े लीडर कोई नहीं हो सकता। आप बड़े से बड़े लोगों को शिकस्त दे कर सकते। ठीक है। अच्छा, यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपने किस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं और इकदामात किए हैं और नौजवान रहनुमाओं को मजबूत करते हैं जो? एग्जैक्टली, असल में मैंने पहले मेंशन किया कि हम एक रिसर्च बेस पे तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें हम कर रहे हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, वेबिनार्स करवाते हैं, डायलॉग्स करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम मुख्तलिफ इदारों में जाके वहां पे जाते हैं, वहां पे उनके साथ बात करते हैं। और अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये कि आपको तो पहले मेंबर बनना पड़ा है। ठीक है, वाईओपी का ऑफिशियल मेंबर, क्योंकि ऑफिशियल का मेंबर का मतलब ये है कि आपकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हमारे पास तो और आपका पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस लेटर्स मिलेंगे, आपको अपना जितनी आपने कंट्रीब्यूशन किया उतना आपको उतना रिकॉग्निशन मिलेगी। आपको वहाँ पे इन्वाइट करेंगे इस्लामाबाद में ऑफिस में या पीएम हाउस में, तो वहाँ पर वो रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस लेटर्स मिलेंगे, जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि इस नौजवान ने इतना पॉलिसीज में कंट्रीब्यूशन किया है, इसने इस चीज में इतना कंट्रीब्यूशन किया थ्रू डायलॉग्स या थ्रू पीस वगैरह, तो उनको हम रिकॉग्निशन जरूर देते हैं। तो उनके लिए आपको मेंबर्स वो आप वेबसाइट में देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका ये भी कहना है कि जो नौजवान नस्ल है उसका जो है मुस्तकबिल पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन आपके ख्याल में नौजवानों को सबसे ज्यादा किस महसूस शोबे में हिस्सा डालना चाहिए? लेकिन आप समझते हैं कि नौजवान नस्ल को उस शोबे की तरफ जाना चाहिए आजकल के दौर में? हाँ बिल्कुल, मैं एक ही चीज पे इसको खत्म करता हूँ, वो है पॉलिटिक्स को हमने बहुत गंदा किया है, एक ऐसा कल्चर बनाया है कि एक जाती दुश्मनी हमने बनाई है कि अगर आप मेरे अगेंस्ट है आप मेरे दुश्मन है। ठीक है, अगर यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? पढ़े लिखे नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? वही पुराने लोग आएंगे जो करप्ट होंगे, जो इलीट करप्ट है, वही आएंगे, वही आपके ऊपर वो आपके सारे रिसोर्सेज को कैप्चर करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है वो एक इबादत है, इबादत के नजरिए से आप इनको देखेंगे ना तो वो पाक और साफ तरीके से होगा। एग्जैक्टली, और जो मुल्क के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो पॉलिटिक्स के प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे
जो हमारी पॉलिटिक्स है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है बेसिकली बहुत से, इसीलिए जो कुछ एक खास तबका जो है वो कुछ चीजों से महरूम रह जाता है। एकदम, वो तो फिर वो समझते हैं कि मैं गैर सियासी हूँ, और वो फिर खान साहब कहते हैं कि गैर सियासी ऐसी बात है, ऐसी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि अगर आपने अपने मुल्क में चेंजिंग लेके आनी है तो वो पॉलिटिक्स के थ्रू आएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक सिविल सोसाइटी को चला रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ। अब अगर मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ या जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं चेंज लेके आऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे शायद अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। कल आप मेरे ऊपर तनकीद करेंगे, सारे करेंगे कि आप तो पॉलिटिक्स में चले गए। नहीं। हो सकता है कि मुझे वो रास्ता भी वो सेलेक्ट करना पड़े कि मैं समझता हूँ कि अब पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका हल पॉलिटिक्स है। जब हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो हम इदारों को ठीक करवा सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करवा सकते हैं, हम इकोनॉमी को करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यूथ का मैं तो उनको सजेशन यही दूंगा कि पॉलिटिक्स में आए और उनको अपना एक विजन बनाए। जितना ज्यादा पार्टीज होंगे मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे जमहूरियत को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नए नए सोच लेके आएंगे, जो पुराने यहाँ वो हार चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उनका कोई यहाँ मैं समझता हूँ कि अब कोई काम के लोग नहीं रहे अभी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी बुहरानों के हल के लिए आपका क्या विजन है, और क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेकाम आ सकता है या आएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत चल रहे हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, ठीक है। तो उनके लिए रोल तो हमें ये होगा कि नेगोशिएशन पे बिलीव करनी पड़ेगी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो। और गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को उस पे टेबल टॉक पे बिठाए, उनके साथ बात करें, और अपोजिशन नहीं चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें वो कैदी चाहिए, ठीक है। तो यही क्लैशेस अभी तक जा रहे हैं, और हमने देखा जंग में भी जो हिंदुस्तान के साथ, उसमें भी लोग निकले थे पीटीआई कि हमें अपना कैदी चाहिए, ठीक है। तो जंग के दौरान भी वो कैदी मांग रहे थे। अब देखो, ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें डूब के जा रहा है। और पता है जब जंग हो रही थी मोदी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान को कुछ होने नहीं देंगे, वो क्योंकि वो खुद डूब रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रोल अपोजिशन को भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, ठीक है। मिल के काम, जब आप वो एक पाकिस्तान पे काम नहीं करेंगे, अपने अपने इंटरेस्ट पे काम करेंगे, तो उनका नुकसान आम आवाम है, सिविल लोग है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो मेरे विजन या मेरा ओपिनियन इस पे हम देखेंगे तो इसका यही है कि मैं हमेशा नौजवानों पे बात करता हूँ कि जब तक आप पढ़े लिखे लोगों को पार्लियामेंट में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो पॉलिसीज पे बात करेंगे, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे वो बात करेंगे, ना कि वो एक अपने बस उनको जो भी उनसे पूछेंगे वो अपने लीडर से स्टार्ट करेंगे, अपने लीडर से खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनसे वो पूछ चुके हैं कि हमारा जो हम पार्लियामेंट में आए हैं वो सिविल जो आम आवाम की वजह से आए, आवाम ने हमें वोट दिए। तो मैं समझता हूँ कि इस दफा जो एक नौजवान पार्लियामेंट में लीडर बना है बलूचिस्तान का, जमाल रेसानी साहब, मुझे, हालांकि मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं बल्कि फैन नहीं हूँ, वो एक मुझे पसंद है। जब मैं उसको पार्लियामेंट में देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी नौजवान जब आएंगे, तब देखो उसकी मुझे एक चीज पसंद है कि वो जब भी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो वो पॉलिसी पे बोलते हैं, पाकिस्तान पे बोलते हैं, बलूचिस्तान की पीस पे बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसी नौजवानों को वायोपी या मैं खुद ट्रेन करता हूँ, और मैंने देखे खुद मेरे ऑर्गेनाइजेशन से लोग जाके पॉलिटिक्स में अब हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उनकी स्पीचेस में सुनता हूँ टीवी पे या सोशल मीडिया पे, मुझे इतनी खुशी आती है कि वो इतना पॉजिटिव चीजों को लेके जा रहे हैं। एक प्राउड मोमेंट होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता, अपने ओपोनेंट जो है उनके अपोजिशन में होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज पे, वो कहीं भी नहीं करते, वो पॉलिसीज पे, इश्यूज पे, चैलेंजेस पे और आवाम पे बात करते हैं। मैं समझता हूँ यही रास्ता है हमारे पास कि नौजवानों को उठाए, और ये नहीं कि अगर आप इलीट हैं तो आप अपने आने वाले जो आपके अभी मैं भी टीवी पे देख रहा था, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, अब जी न्यूज़ पे मैं देख रहा हूँ कि जी सफदर साहब का रिश्ता तय हो गया। यानी आप हम इस हद तक पहुंच गए कि हमें जी मसाइल के अलावा यही हमारे लिए न्यूज रह गए कि जी सफदर साहब, आप उनका अपना पर्सनल मसला है भाई। ये मीडिया का भी एजेंडा आपको पता है बहुत सिलेक्टेड होता है। सफदर साहब के लिए कुछ ज्यादा ही अवाम परेशान हो रही थी, तो शायद उन्होंने इसलिए अपडेट करना बड़ा जरूरी समझा। एग्जैक्टली, आप बजाय मसाइल को डिस्कस करते हैं, आप उनको जब डिस्कस करेंगे तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। एग्जैक्टली, तो ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मसला है। अच्छा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आपके ख्याल में सबसे बड़ी तब्दीली क्या आनी चाहिए, और आपका क्या मानना है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर अपने ताल्लुकात कैसे बेहतर बनाने चाहिए? इससे पहले हमें तो गुलामी से निकलना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट पॉलिसी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है।
हम इतना अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं कि अमेरिका के खिलाफ हम एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, यानी उस पे हम डिपेंडेंट हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो जब तक आपका पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको चाइना भी प्रेशराइज कर सकते हैं, आपको अमेरिका भी प्रेशराइज कर सकता है, आपको इंडिया भी प्रेशराइज कर सकते हैं, आपको रशिया भी प्रेशराइज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हम एक आजाद कौम है, ठीक है, हम अपने जो विजन हमें दिया गया था आफ्टर हाँ बिल्कुल ऐसी बात है कि आजाद कौम है, आप फैसले खुद करेंगे। अभी हम फैसले नहीं कर सकते, ठीक है, फैसले हमने करने हैं तो हम बाहर से अपने अब्बा से पूछना है, कॉल करनी है कि डैडी हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है। हम चाइना के ब्लॉक में जाएंगे, अमेरिका सामने आता है, हम रशिया के ब्लॉक में जाएंगे, अमेरिका सामने आएगा, हम अमेरिका के ब्लॉक में आएंगे, चाइना आएगा, रशिया आएगा। ये मसले मसाइल चल रहे हैं। पहले इन चीज से हम निकले कि हम एक आजाद एक हम हमारी अपनी टेरिटरी है, हम हमारा अपना एक मुल्क है, अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, अपना नेशनल सिक्योरिटी है, हम किसी की उसमें नहीं जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आजकल आलमी सियासत में चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई जो कशीदगी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह से उस हवाले से अपनी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली जो एक कॉन्फ्लिक्ट चले इंडिया और पाकिस्तान का, ये आपने शायद बहुत कम सुना होगा। ये इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट था। ये अमेरिका बीच उसके बैकग्राउंड पे इंडिया को हेल्प सपोर्ट करवा रहे थे। वो क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वो डराने की कोशिश कर रहे थे और चाइना को एक इशारा दे रहा था, सिग्नल दे रहा था कि आपका जो दोस्त होगा उनका वही सबका ये हाल होगा जो पाकिस्तान में अब हाल होने जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि इकोनॉमी वार है चाइना और अमेरिका के। अमेरिका ने पूरी जिंदगी में पूरी क्या किया, एक वेपन्स प्रोड्यूस किया और पूरी दुनिया को वहां पे जितनी भी दहशतगर्दी है वो अमेरिका की वजह से है। जब उनको पता चला कि जहाँ पे वेपन प्रोडक्शन से कुछ नहीं होने वाला, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करो, प्रोडक्शन करो, जो चाइना करवा रहा है, चाइना फ्यूचर सुपर पावर है, उसने इनडायरेक्टली इंडिया को हटाया। उनको पता था कि इंडिया चाइना की भी अगेंस्ट है और पाकिस्तान की भी अगेंस्ट है। यही रास्ते हमारे पास, जस्ट उनको सिग्नल देना है और उनको डराने की कोशिश करेंगे कि ताकि चाइना भी साइड में रहे, पाकिस्तान भी साइड में रहे। तो वो सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सिग्नल उल्टा पड़ गया। ऐसे रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान ने और फिर वो ट्रम्प ने ऊपर से स्टेटमेंट दिया कि अभी बैठ के हम बात करेंगे। तो वो कंफ्यूज है, वो ऐसे कंफ्यूज है। अभी चाइना और अमेरिका बेसिकली इकोनॉमी वार है और इसमें फिर वही लोग जलील होंगे जो आम लोग होंगे। जैसे कि अफगानिस्तान को हम ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे ममालिक को हम ले जिसके पास सुपर पावर है, वो है भी नहीं है। हाँ। तो हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एटॉमिक पावर है, एक सुपर पावर है। हमारे से तो पंगा लेना, फिर वो हिंदुस्तान से खुद पूछे जिस तरह हमने रिस्पॉन्स किया है। तो ये इकोनॉमी वार है अमेरिका और चाइना, और बीच में इंडिया पता नहीं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान क्यों करवा रहे? क्योंकि हमारे एक दोस्ती है, एक फ्रेंडशिप है चाइना के साथ। ऐसी ही बात है, लेकिन उसका इतना आला किस्म का रिस्पांस किया है कि माशाल्लाह से इवन कि आप कह सकते हैं कि चाइना की ज्यादा वाह हो रही है उनके, क्योंकि जो हम लोगों ने उनके मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, वो सारी चीजें माशाल्लाह से उसका बड़ा एक जबरदस्त एक मैसेज गया है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की अवाम में खुद भी इतना ज्यादा जज्बा था, जोश था, और अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसलमानों के अंदर एक बड़ी एक वो होती है कि वो आप उनको पावरफुली सारी चीजों को एंगेज कर सकते हैं। एनी हाउ, पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी जो है भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से आपको क्या लगता है कि किस तरह की तब्दीलियां दरकार हैं, और आपके ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान अमन की फिजा मुमकिन हो सकती है, स्पेशली अब जब ये सारा कुछ हो चुका है? मैं समझता हूँ उसके लिए आपको और इंडिया को एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी ये है कि आपने मोदी को हटाना पड़ेगा। क्योंकि मोदी का जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस है। वो आपको पता है कि पिछले उसमें बजट में उसने मस्जिद को गिराने की पूरे पॉलिसीज बनाई है वहां पे। वो जो वोट ले रहे हैं वो मुसलमानों के नाम पे ले रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पे ले रहे हैं। फिर अमेरिका और इंडिया का दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, जब तक उनका क्या नाम है, चाइना का रोल है, हाँ, तो वो अमेरिका इंडिया के साथ है, ठीक है। अगर मोदी अपने गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन भी लेंगे, वो वॉर की तरफ भी जाएंगे और उनको थ्रेट भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो आरएसएस का जो बुनियाद है उनको खत्म करना चाहिए। और वो बुनियाद क्या है कि आपने मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है, मुसलमानों के मस्जिद को तोड़ना है। तो वो जो आइडियोलॉजी है वो बहुत पुरानी है,
ठीक है, तो वो नाजी से लेके अभी तक मोदी उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको हटाना चाहिए मोदी को। मेरे ख्याल से अच्छी लीडर्स है वहां पे, कांग्रेस के लीडर्स हैं, बाकी भी लीडर्स हैं, तो इनको हटाना है। दूसरा ये मोदी तो विजनलेस एक लीडर है, उसका तो कोई विजन है ही नहीं है, विजन ही नहीं है ना, वो तो उसके अपने लोग उसको बहुत टारगेट करते हैं। मोदी के लोग। अच्छा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में सऊदी अरब और चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि सऊदीया इस वक्त बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेशली कब से? जब ट्रम्प आया जी, ठीक है, जब से ट्रम्प आया तो गलत डायरेक्शन। वो चाह रहे हैं कि अब ये पूरा वार जो चल रहा है ना, सऊदीया, ईरान, पैलेस्टाइन, ठीक है, इसराइल, ठीक है, अब पूरा जो ट्रम्प का जो विजन है मिडिल ईस्ट को लेके, वो चाह रहे हैं कि हमारे पास दो रास्ते हैं, अगर हम मिडिल ईस्ट पे अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, या तो सऊदीया को अपने साथ उनके साथ हाथ मिलाएंगे, या इसराइल को, पैलेस्टाइन को खत्म करके इसराइल को वहां पे डोमिनेट करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट में। क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी है कि वह उसमें सब कॉन्टिनेंट में, जैसे हमारे पास साउथ एशिया है या मिडिल ईस्ट है या अफ्रीका है, तो वहां से एक एक दो ममालिक को उठाता है और उनको एक बड़ा विजन देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, ताकि वो पूरे एरिया को कवर करे और वो अमेरिका के इशारों पे चले। लेकिन मिडिल ईस्ट में वो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो इसराइल को आजाद तो खैर नहीं है, हम उनको आजाद नहीं मानते, या तो उनको आजाद करेंगे, पैलेस्टाइन को खत्म करेंगे, या वो सऊदीया के साथ जो रिलेशन चल रहे हैं वो इसको मेंटेन करे, आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ। लेकिन सऊदीया के साथ कभी भी जो मुस्लिम कंट्रीज है वो कभी नहीं मानेंगे। ओआईसी सिर्फ, क्योंकि ट्रम्प ने तो सऊदीया को कह दिया इसराइल के हवाले से, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो कोई ऐसी पेशकश कर सकते हैं? पाकिस्तान नहीं कर सकते, वही सवाल, इंडिपेंडेंट हमने ये पॉलिसी हमारी, और हमारा जो सबसे मिडिल ईस्ट में है वो ईरान है, तो जब तक ईरान जिंदा है इसराइल नहीं रहेगा। सऊदीया का ये कोई इरादे है ना कि हम इसराइल को वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगा जब तक ईरान जिंदा है, क्योंकि सऊदीया हमारा एक अहम मुल्क है पूरे बिल्कुल, रिकॉग्नाइजेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की। एग्जैक्टली, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रम्प को लेके, और वो गलत है मेरे ख्याल से, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओआईसी वो सऊदीया के अंडर है, तो जब उसका जो वो है हेड है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो जो मुस्लिम कंट्रीज है वो कहाँ जाएंगे? फिर वो डूब के मर जाएंगे सारे पे। जिस तरह हमने अरब वॉर्स में देखे, अरब वॉर्स में भी ये हुआ कि सबने कॉम्प्रोमाइज किया और अभी तक पैलेस्टाइन इस चीज फेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हम दोबारा से आते हैं और अपने पॉडकास्ट को वाइंड अप भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक सवाल है मेरे जहन में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए कोई फी प्रोसीजर है? बेसिकली वो एक मेंबरशिप फी होती है, ठीक है, फॉर द लाइफ टाइम 1000, ठीक है, 1000, और 1000 का जो पॉलिसी हमने किया है वो मेरे ख्याल से पहली दफा भी सुन रहे हैं और लोग भी सुन रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि जब आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इंसान को कदर होती है वहां काम करने में। हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे, रोज क्यों क्लास जाते, क्योंकि हम फीस दे देते हैं, बिल्कुल 8 बजे तक क्लास पहुंचना बहुत जरूरी था, ठीक है, क्योंकि हमें डर था यार हमने फीस दिया है, फीस देना है, फीस दिया है हमने, अभी हमने क्लास पहुंचना है। फीस के लिए या अटेंडेंस के लिए? अच्छा, हम तो फीस के लिए जा रहे थे, ठीक है। मोस्टली आजकल की जनरेशन जो है ना अटेंडेंस के लिए जाती है, यही तो फील है जनरेशन की ना, तो उन लोगों ने प्रायोरिटीज चेंज की, इसी वजह से वो नाकाम है, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है, एक तो इनको हम पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जब वो 3 से 4 साल हम पे काम करते हैं तो उनका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, उनकी सारे अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशंस, तो उनके वो, और दूसरा उनको इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जब आपकी सोच बड़ी हो जाए, आपके अंदर लीडरशिप आ जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उनके लिए ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपके साथ हमारा पॉडकास्ट रहा। जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? एग्जैक्टली, मैसेज 2 मैसेज दूंगा अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे। नहीं, बिल्कुल, आप 3 मैसेज भी दे सकते हैं। okay. सबसे पहले मैसेज ये है कि मेरे जितने भी यंग लोग हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, ठीक है, कि मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ आज यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और वो मुझे रीच आउट करे, वो लिंक्डइन पे हो, सोशल मीडिया, वेबसाइट पे, जहाँ पे भी हो वहाँ पे वो अप्लाई करे और अपने एक नए सोच बने, अपना कंट्रीब्यूशन करे। आप जिस इलाके से भी हैं, गिलगित से, कश्मीर से, फाटा से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, जहाँ से भी है, आप हमारे साथ जब बैठेंगे, हमारे साथ जब आप लीडर्स बैठते, देखो वो एक बात है, जब आप लीडर के साथ बैठेंगे तो आपसे लीडर बनेगा, जब आप बिजनेसमैन लोगों के साथ बैठेंगे आप बिजनेसमैन बनेंगे, आप डिप्लोमेट के साथ बैठेंगे आप डिप्लोमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ
यहाँ पे बहुत लीडर होने चाहिए, बहुत से बड़े बिजनेसमैन होना चाहिए, अच्छी सोच रखने वाले चाहिए। लास्ट में मेरा मैसेज है कि हमने एक पॉलिसी ड्राफ्ट करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ, ठीक है। तो उनके लिए हमने एक सर्वे हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं ये नौजवानों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, नौजवानों के एजुकेशन के लिए और एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के नौजवान हैं, और स्पेशली मैं अपनी टीम को तो वैसे गाइड या लीड कर रहा हूँ, तो वो तो वैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं भी नहीं, उनको भी मैं इनवाइट करूँ कि इस पॉलिसीज में अपना कंट्रीब्यूशन करें। और जो इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे हम उनको नेशनल लेवल पर इतना रिकॉग्निशंस देंगे, उनको पीएम ऑफिस में इनवाइट करेंगे जो इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी बात हो चुकी है, तो वो हम वहाँ पे इनवाइट करेंगे, उनके साथ हम बिठाएंगे जो इस पॉलिसीज में कंट्रीब्यूशन करेंगे, और एक तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में उनका नाम आ जाएगा कि इस शख्स ने, इस फीमेल ने, मेल ने इस पॉलिसीज में कंट्रीब्यूशन किया है, तो एक तारीख में उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई विश यू गुड लक कि आप जिस मोटिव को लेके काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप में उसको मजीद कामयाब करे। एनीहाउ, थैंक यू सो मच। आपके साथ हमारी गुफ्तगू बहुत जबरदस्त रही। तो नाजरीन, आई होप कि आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, और यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स के हवाले से बात की और यूथ के हवाले से बात की कि जो यूथ यहाँ पे जिनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है और उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टच कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, और यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान उनको बाकायदा एक प्लेटफॉर्म देगी और उसके साथ साथ उनको मुल्क भर में रिकग्नाइजेशन भी देगी, जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऑफर है। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।